जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका साथी भूतपूर्व सैनिक मनोज सिंह और एक बार फिर आपका संडे क्यूएनए में स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ूं उससे पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, जो भाई बहन पहली बार चैनल पे आए हैं, अगर उनको मेरा वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दूसरा, आप लोग कौन कौन से स्टेट के हैं ये जरूर मेंशन करें, क्योंकि आपके यहाँ की जब भी कोई भर्ती या कुछ भी अपडेट आता है तो मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से वीडियो के द्वारा आपको सूचित करता हूं। तो चलिए लेते हैं आज के क्यूएनए का पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन बोलते हैं ऋतिक रोशन। ये बोलते हैं, सर मुझे कंप्यूटर नहीं आता है, एग्जाम कैसे देंगे प्लीज सर। ये कहना चाह रहे हैं कि पहले जो हमारे ऑफलाइन एग्जाम होते थे पहले, अभी से पहले भर्ती प्रक्रिया में, तो अब हमारे ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो गए हैं और शायद इनका ये पहला अनुभव है, इसलिए घबरा रहे हैं। तो मैं अपने सभी भाई बहनों को सूचित करना चाहता हूं कि घबराने वाली कोई भी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रोसीजर होता है, उसमें कोई भी डर वाली बात नहीं है। आपने कभी एसएससी जीडी का दिया होगा, एसएससी को कोई पेपर दिए होंगे, ये एसएससी एमटीएस का दिया होगा, तो आपका रोल नंबर बिल्कुल आपको बता दिया जाता है कि आपकी सीट ये है। एक बोर्ड लगा होगा, बोर्ड में वहां रोल नंबर वाइज पूरी सीट का आपका डायग्राम बना होगा कि इतने से इतने रोल नंबर वाले इस सीट पे बैठेंगे और इस सिस्टम पे बैठेंगे। तो जो आपका सिस्टम होगा, जैसे आप उसमें अपने डिटेल भरोगे तो वैसे आपको सबमिट करना पड़ेगा और आपका सारा डेटा उसमें आ जाएगा। ठीक है। और उसके बाद आपको अपना जो क्वेश्चन होगा उसमें हिंदी में भी होगा, इंग्लिश में भी होगा। क्वेश्चन आएगा और उसके 4 ऑप्शन होंगे, आपने सिर्फ माउस से उसको क्लिक करना है और सबमिट कर देना है, बस इतना ही करना है आपने। ए ऑप्शन है तो ए को क्लिक करना है, बी ऑप्शन है तो बी को क्लिक करना है, सी को या डी, जो ऑप्शन आपको सही लगता है उसको क्लिक करें और सबमिट कर दें। और लास्ट में जब आपका पूरा टाइम हो जाता है तो फाइनल सबमिट आप कर दें, तो आपका जो एग्जाम है आपका वो कंप्लीट, इसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी चिंता ना करें। और इसको लेके एक वीडियो अलग से बनाएंगे जिससे कि आपको हर एक छोटे छोटे डाउट्स भी क्लियर हो जाएं। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं अमित मौर्य जी। ये बोलते हैं, सर एनसीसी सी वालों को बोनस मार्क कब ऐड होगा। मेरे भाई, आपको पता ही होगा कि अभी से पहले जो भर्ती प्रक्रिया थी उसमें एनसीसी सी वालों का रिटन एग्जाम नहीं होता था अगर वो सोल्जर जीडी या ट्रेड्समैन में अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन अब सोल्जर जीडी में भी उनका रिटन एग्जाम होगा और सोल्जर ट्रेडमैन में, और बाकी सब में तो उनका होगा ही होगा। उनमें उनको 15 नंबर बोनस मिलेगा, बाकी में उनको 20 नंबर मिलेगा। अगर आरडी परेड वाले हैं तो 25 नंबर मिलेगा जीडी में। तो उसका जो ये नंबर है, आपका जो बोनस मार्क है, ये आपकी फाइनल मेरिट में जुड़ेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आप जो आपके जो मार्क हैं, ये मैं सोचिए कि इसी रिटर्न में वो आपके ओवरऑल फाइनल मेरिट में जुड़ते हैं बोनस मार्क। और फिर भी इसको लेके कोई और अपडेट होगा तो आप लोगों को मैं जरूर सूचित करूंगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं मंतू दास जी का। ये बोलते हैं, सर भर्ती भर्ती मेरा नहीं निकल रहा और अब ओवर एज हो गया हूँ, दोबारा मैट्रिक देकर भर्ती दे सकता हूँ। मेरे भाई, ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। अगर आपका आधार कार्ड बन चुका है तो आपको पता ही होगा कि आधार कार्ड हम जब बनाते हैं तो उसमें फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। आप फिर कितने बार भी नाम चेंज कराओ, चाहे कितनी बार भी आप 10th पास अलग अलग नाम से कर लो या दोबारा कर लो या एज घटा के कर लो, जो ये प्रक्रिया है ये अनैतिक प्रक्रिया है, नैतिक नहीं है। और इंडियन आर्मी में डिसिप्लिन को बहुत ही मतलब एक जबरदस्त तरीके से देखा जाता है। अगर आपने कोई अनडिसिप्लिन कार्रवाई करी तो ये आगे आपके भविष्य के लिए भी खतरा हो सकता है, यानी कि आप आगे और चीज़ों से भी वंचित हो सकते हैं। तो मैं इस चीज़ के लिए आपको कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगा कि अगर आपका एज ज़्यादा हो गया है तो आप दोबारा 10th करें दूसरे नाम से या एज घटा के, ये गलत चीज़ें हैं। आपको मैं यही बोलना चाहूंगा कि आप और अच्छी तैयारी करें। आपके पास में टेरिटोरियल आर्मी एक बेहतर ऑप्शन होता है जिसमें एज का क्राइटेरिया 18 to 42 ईयर्स है। बिल्कुल, अभी आपके मन में आ रहा होगा 5 साल से तो टीए की भर्ती आई नहीं है, सर बार बार टेरिटोरियल आर्मी क्यों करते हैं। भाई, आई नहीं है लेकिन आएगी जरूर। टीए आर्मी, जैसे रेगुलर आर्मी से बंदे रिटायरमेंट जा रहे हैं तो वैसे ही टीए से भी जा रहे हैं, वैकेंसी वहां भी डिफी है। तो बहुत जल्द टीए की भर्ती आएगी और मैं आप लोगों को सूचित करूंगा कि भर्ती आ गई है और आप लोग टीए में जरूर जाएंगे। टीए के लिए आप अपने जो प्रयास हैं और तेज कर दें। जहां इंडियन आर्मी में रनिंग का आपको काफी टाइम मिलता है, 5.5 मिनट, तो वहां इसमें 440 या 450 जो वो आपको टाइम मिलता है। तो अपनी तैयारी और बेहतर कर दें। जब भगवान एक तरफ से रास्ता बंद करता है तो सारे जगह से रास्ता बंद नहीं करता, कहीं ना कहीं से खुला भी रखता है। तो बहुत सारे ऑप्शन है आप लोगों के पास में, कोई आप बिल्कुल कभी दिल को अपना छोटा मत कीजिए। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं क्रिएटर न्यूज, ये बोलते हैं, सर गनर और ड्राइवर में कौन सा बेस्ट ट्रेड है लूं। अच्छा, आप लूं बोल रहे हैं कि कौन सा ट्रेड लूं। तो मेरे भाई, गनर भी और ड्राइवर भी दोनों सोल्जर जीडी के अंदर में आते हैं, चाहे आप कोर में जाएं
चाहे आप इन्फेंट्री में जाएं। बाकी आप ड्राइवर कैसे बने उसकी कंप्लीट वीडियो आई बटन में आप देख सकते हैं। और देखो गनर का काम क्या होता है कि गनर में रह के आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटियाँ मिलती हैं कि आपको जैसे मान लिया जाए वेपन का कोई कोर्स होता है, आप वहाँ जाते हैं, ड्रिल इंस्ट्रक्टर आप बनते हैं। एमटी में जाके आप ड्राइविंग में जाओगे तो आप सिर्फ एक ड्राइवर ही बने रहोगे। अगर कोर में जाते हो, इन्फेंट्री में तो ड्राइवर कुछ भी कर सकता है, लेकिन कोर में वो हमेशा उसके ट्रेड के आगे ड्राइवर हो जाता है। तो गनर जो होता है उसको काफ़ी अपॉर्चुनिटी होती है, लेकिन ड्राइविंग का भी एक अपना अलग मज़ा है। जिनको ड्राइविंग का शौक है और इंडियन आर्मी में उनको अलग अलग गाड़ी चलाने का शौक है, तो वो अपने शौक भी पूरे कर सकते हैं। तो ड्राइवर भी कोई खराब ट्रेड नहीं है, बहुत अच्छा ट्रेड है। कई लोगों का शौक होता है ड्राइविंग का। ठीक है, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं शौर्यवीर सर जी, इंडियन आर्मी क्लर्क वाले बॉर्डर पे जा सकते हैं क्या? प्लीज रिप्लाई मी। मेरे भाई, क्लर्क एक बटालियन का ही, एक बटालियन में ऑथराइज होते हैं कि एक बटालियन में 18 क्लर्क होंगे या फलाने क्लर्क होंगे, इतनी वो एमओडी के अनुसार बनावट होती है। एक इन्फेंट्री बटालियन में इतने अधिकारी, इतने जवान, इतने जेसीओज होंगे। ठीक है, तो उस जेसीओज की भी कैटेगरी होती है कि इतने ये होंगे, इतने क्लर्क होंगे। वैसे क्लर्कों का भी होता है कि इतने क्लर्क होंगे। तो जहाँ बटालियन जाएगी क्लर्क भी वहाँ जाएंगे। बाकी कोर में इंडिविजुअल पोस्टिंग आती है तो हर जगह क्लर्क होते हैं। तो इंडियन आर्मी का हर ट्रेड हर जगह जाता है। आशा करता हूं आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं मनीष बिरवा जी का। ये बोलते हैं जय हिंद सर। जय हिंद भाई। पैरा कमांडो डायरेक्ट एंट्री के लिए मिनिमम एज कितना होता है? मिनिमम जो एज होता है वो होता है आपका 17.5 यानी कि 17.5 साल। और मैक्सिमम एज होता है आपका 21 साल। यानी कि जो सोल्जर जीडी का क्राइटेरिया है वही पैरा एसएफ डायरेक्ट एंट्री का एज का क्राइटेरिया सेम है। आपको पैरा एसएफ में अलग से भर्ती का अप्लाई नहीं करना होता है, आपको सोल्जर जीडी के लिए ही अप्लाई करना होता है, जहाँ की आपको फिजिकल में आपके 100 नंबर होने चाहिए और साथ ही आप अंतिम रूप से चयनित होने चाहिए। उसके बाद जाके आपका दोबारा आपका फिजिकल होता है, जिसमें आपके 5 किलोमीटर की दौड़, 5 मीटर सडल और अलग अलग इवेंट होते हैं। उसके बारे में मैंने वीडियो बना रखी है, आप लिख दें डायरेक्ट एंट्री इन पैरा एसएफ, आगे मेरे चैनल का नाम एक्स आर्मी सोल्जर डाल दें, आपको पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। बहुत ही बेहतरीन ढंग से उसमें बताया है और बहुत आप लोगों का प्यार भी मिला हुआ है। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं संजय जोशी जी, सर आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट ड्राइवर कर सकता है क्या? सर आर्मी में, मेरे भाई आर्मी में तो नहीं कर सकता, अपने घर में जरूर ड्राइविंग कर सकता है। नर्सिंग असिस्टेंट एक एक मतलब कि कह सकते हैं कि आप एक बहुत ही बेहतरीन ट्रेड है, जिसके लिए कि अच्छी खासी पढ़ाई और अच्छा खासा कंपटीशन होता है। तो वहीं जो ड्राइवर होते हैं, ड्राइवर सोल्जर जीडी के अंदर में आते हैं, जहाँ नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश विद 50% होनी चाहिए। वहीं आप ड्राइविंग के लिए आपको नॉर्मल 10th पास विद 45% होना चाहिए। और सब्जेक्ट की तो कोई अनिवार्यता है नहीं कि ये होना चाहिए। ठीक है, तो नर्सिंग असिस्टेंट के लिए आपको पढ़ाई भी करनी पड़ती है, लंबा आपका कोर्स भी चलता है। ड्राइविंग के लिए आपको सोल्जर जीडी में अप्लाई करना पड़ेगा, वहाँ सर्विस आपकी 4 साल की है। नर्सिंग असिस्टेंट परमानेंट बेस पे भर्ती है। तो आप सोचिए कि आप परमानेंट बेस पे जाना चाहेंगे या 4 साल के लिए जाना चाहेंगे, फैसला आपका है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं सोनू कुमार जी, सर क्या आर्मी मेडिकल कोर में जीडी का वर्क होता है? सर प्लीज बताएं। अच्छा, ये बोलना चाह रहे हैं कि सर आर्मी मेडिकल कोर में जीडी का क्या काम होता है? मेरे भाई, जीडी का बहुत काम होता है आर्मी मेडिकल कोर में। जो विभिन्न प्रकार के ट्रेड होते हैं, चाहे आपके एमटी का हो, चाहे आपके एम्बुलेंस असिस्टेंट का हो, या जीडी के और भी ट्रेड होते हैं उसमें, तो ये सब एएमसी के अंडर में आते हैं। आपने देखा होगा कि एक नर्सिंग असिस्टेंट होता है, वो डॉक्टर के साथ असिस्ट करता है, लेकिन एम्बुलेंस को चलाने वाला जो ड्राइवर होता है वो सोल्जर जीडी का होता है। एम्बुलेंस असिस्टेंट जो होता है, यानी कि जो पेशेंट को असिस्ट करता है एम्बुलेंस में लाना ले जाना, या उसकी केयर टेकर करता है, तो एम्बुलेंस असिस्टेंट जो होता है वो होता है आपका सोल्जर जीडी वाले बंदे का। तो सोल्जर जीडी के बहुत सारे काम होते हैं, तो बहुत सारी उनकी ड्यूटीज होती हैं। एक चीज में मतलब नहीं बोल सकता कि पर्टिकुलर यही काम वो करते हैं। और इसको लेके एक दिन एएमसी का अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें कि पूरा ट्रेड, उनकी हर चीज जानकारी, कार्य करने की शैली, आपको वो चीज जब ये वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को सारे डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं प्रकाश लाकरा, ये बोलते हैं सर ट्रेड्समैन से ड्राइवर हो सकता है क्या? नहीं ब्रो, ट्रेडमैन से ड्राइवर नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रेडमैन की अलग भर्ती आती है और ड्राइवर की सोल्जर जीडी के मार्फत भर्ती देनी पड़ती है। तो ट्रेडमैन का अलग अलग क्राइटेरिया है एजुकेशन का, 10th पास विद 33% और सोल्जर जीडी का है 45%। तो दोनों का अलग अलग भर्ती प्रक्रिया अलग अलग है। ठीक है, अब लेते हैं अगला क्वेश्चन। और ये बोलते हैं किंग कान जी, ये बोलते हैं यस सर, मैं जब अग्निवीर स्कीम लागू किया तब से लागू किया था, ऑफिसर और सोल्जर के बीच भेदभाव
कर रहे हैं। अग्निवीर स्कीम जब लागू किया था तब अफसर कुछ नहीं बोले क्योंकि उनको कोई नुकसान नहीं था। तो मेरे भाई सब अफसर तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि हमारे बहुत सारे अफसर, मैंने काफ़ी वीडियो बनाई थी। एक हमारे लेफ्टिनेंट कर्नल साहब थे, उन्होंने तो अच्छी खासी खिंचाई कर दी थी न्यूज़ एंकर की भी। तो वैसे हमारे कई रक्षा विशेषज्ञ थे जिसमें मेजर जनरल साहब लोग थे, तो उन्होंने भी इस योजना का सपोर्ट तो नहीं किया था। इनमें सपोर्ट किया था हमारे वीके सिंह साहब ने, जो हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष थे। अब वो क्यों किया था? क्योंकि वो आपके वो गाजियाबाद से भाजपा के सांसद हैं। और दूसरा हमारे राजवर्धन सिंह राठौर, जिनका हम बहुत सम्मान करते हैं, क्योंकि वो ओलंपिक में क्योंकि वो ओलंपिक में सिल्वर मेडल विजेता भी हैं और उन्होंने हमारे देश का भी नाम ऊंचा किया है और हमारे आर्मी का भी। लेकिन पता नहीं क्यों वो अग्निपथ का सपोर्ट करते हैं। हो सकता है कि भाजपा में जाके उनकी भी मजबूरी हो। खैर, उनकी पार्टी है, लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि एक फौजी हमेशा एक फौजी होता है और फौजी का पहला धर्म ही होता है फौज के लिए सोचना, ना कि नेताओं की हाँ में हाँ मिलाना। खैर, सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है। बाकी आपने देख ही लिया होगा कि हमारे परमवीर चक्र विजेता, चाहे हमारे कैप्टन माना सिंह साहब हो या कैप्टन योगेंद्र यादव साहब हो, सबने अग्निपथ योजना का मतलब बोला कि ये चीज़ लागू थोप दी गई, इसको यूं ही नहीं करना चाहिए था, इसके लिए एक सिस्टमेटिक प्लान लाना चाहिए था। आपने काफ़ी वीडियो उनकी देख भी ली होगी। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं छोटू जी। छोटू जी बोलते हैं, सर एनसीसी कैडेट को सी सर्टिफिकेट का बोनस मार्क रिटर्न में मिलेगा या फिजिकल में? प्लीज़ बताएं। मेरे भाई, बता चुका हूँ इससे पहले भी कि आप लोगों को एनसीसी का जो बेनिफिट है ये आप लोगों को फाइनल मेरिट में मिलेगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं आदित्य झांगरा जी का। ये बोलते हैं, सर टीए की रैली बंद हो गई है क्या? मेरे भाई, आप बताइए कि टीए की रैली क्यों बंद हो गई है? ये बोल सकते हैं कि टीए की रैली बहुत लंबे टाइम से नहीं आई है, तो ये आनी चाहिए। टीए में भी वैकेंसी जरूर मतलब डिफी चल रही है, कहने का मतलब है कि वहाँ भी शॉर्टेज होगी, न्यू भर्ती हुई नहीं है। अब सरकार की क्या मंशा है पता नहीं चल पा रहा है। क्या टीए में भी अग्निपथ लागू होगा? ये बहुत सारे लोग कमेंट्स करते हैं, तो इसका कोई भी जवाब दे पाना बहुत जल्दबाजी होगा, क्योंकि हमने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि आने वाले टाइम पे एक ऐसी प्रक्रिया होगी कि इंडियन आर्मी में आने का जिनका लोगों का क्रेज होता था वो सब 4 साल की वजह से उनका क्रेज ही खत्म हो जाएगा। तो ऐसा हमने सपने में भी नहीं सोचा था और हमने बोला कि कभी नहीं होगा, और लेकिन हो गया। तो मोदी जी चाहें तो क्या नहीं हो सकता है। और मतलब अब मैं क्या ही बोलूं, तो मैं जितना कम बोलूं आप उतना मेरा ज़्यादा समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। तो कुछ भी हो सकता है, जो कुछ भी होगा अपडेट आप लोगों को जरूर बताऊंगा। चलिए अब लेते हैं अगला क्वेश्चन, और ये बोलते हैं फौजी शुभम मिश्रा जी, सर बेस्ट बुक बताएं आर्मी जीडी के लिए। बिल्कुल ब्रो, मैंने जो लिंक डाले हैं पहले वाली भर्तियों की, जब परमानेंट बेस पे भर्ती होती थी तब की बुक्स डाले हैं। जल्द मैं अपडेट करूंगा आप लोगों को हर एक ट्रेड के बारे में। तो मेरे भाई, जो टीयर लेके बंद होगी, इनको ये कहना चाहता हूँ कि एक आर्मी में क्या होता है, एक बटालियन की फॉर्मेशन होती है कि भाई एक बटालियन की बनावट होती है कि इतने अधिकारी, इतने जेसीओ या इतने अन्य पद होंगे, जिसमें कि लांस नायक इतने, जिसमें कि जवान इतने, लांस नायक इतने, नायक इतने, हवलदार इतने, नायक सुबेदार इतने, सुबेदार इतने, सुबेदार मेजर एक। तो ये बनावट होती है, ये चलती रहेगी। कहीं पर थोड़ा बहुत डिफी होता है, लेकिन उसको जल्दी पूर्ति किया जाएगा। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं मनीष कुमार जी का। ये बोलते हैं, सर मनीष लुधियाना से 8th पास पैरा एसएफ कमांडो बन सकते हैं क्या? बिल्कुल ब्रो, 8th पास के थ्रू भी 2 ट्रेडों में भर्ती होती है, हाउसकीपर और मेसकीपर, यानी कि सफाई कर्मचारी और मसालची। तो दोनों ही पैरा एसएफ में भी ऑब्जर्वेंस होता है, दोनों को वहाँ काम पड़ता है, तो वहाँ पे भी वो होते हैं। तो और ट्रेडमैन भी कमांडो होता है, ये पहले मैं वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ। नहीं देखा होगा तो आपने आई बटन पे वीडियो है, जरूर देखें। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं ब्लैक कैट का। ये बोलते हैं, सर पैरा एसएफ में जाने के बाद भी कोई फायदा नहीं, 4 साल बाद निकाल दिए जाएंगे। इतना कष्ट करके कोई बेवकूफ़ जाएगा पैरा में, लेकिन 4 साल बाद निकल दिया जाएगा तो कोई फायदा नहीं। नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं बोल सकते, क्योंकि पैरा एसएफ में जाने का जुनून होता है और आज भी लाखों युवा इंडियन आर्मी में अग्निपथ के बावजूद भी फॉर्म भर रहे हैं। और मैं आप लोगों से मैं यही बोलता हूँ कि कभी ऐसा ना सोचें कि हम लोग 4 साल के लिए जा रहे हैं। आपने ये सोचना है कि हम परमानेंट इंडियन आर्मी में जा रहे हैं। मैं आपको हमेशा से ही बोलता हूँ कि सिर्फ इन 6 पॉइंटों का ध्यान रखें। आपको कोई मजाल नहीं है इंडियन आर्मी से आपको परमानेंट होने से कोई रोक पाए। ये वीडियो है, जरूर देखना। अगर आप ये वीडियो देखोगे आपको लगेगा कि वाकई में मैं जो 25% का जो मेरा क्राइटेरिया है उसमें मैं जरूर आऊँगा। तो अगर हम ये सोच के सेना भर्ती की तैयारी करें कि यार हम तो 4 साल के लिए जा रहे हैं, 4 साल के बाद में निकाल दिए जाएंगे, तो आप बताओ आपके कदम कैसे चलेंगे रनिंग के दिन?
आपका पढ़ाई में मन कैसा लगेगा। आपने ये सब नेगेटिविटी चीज़ों को साइड में रख देना है। अब टाइम है भी नहीं ज़्यादा नेगेटिव चीज़ सोचने का, क्योंकि बहुत जल्द आपके रिटर्न एग्जाम हो जाएंगे। सिर्फ कुछ दिन ही बचे हैं ऑनलाइन फॉर्म भरने के भी। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग फॉर्म भरें और इंडियन आर्मी में आप आएँ। ये सोच के ना आए कि हम 4 साल के लिए आ रहे हैं। आप ये सोच के आएँ कि इंडियन आर्मी में मैं परमानेंट रहूँगा और मैं अपनी ऑलिव ग्रीन जो ड्रेस है उसको ज़रूर हासिल करूँगा, कॉम्बैट ड्रेस पहनूँगा और हमेशा इंडियन आर्मी का एक फौजी कहलाऊँगा। ठीक है? तो नेगेटिव चीज़ों को करो साइड, पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर में भरो, हमेशा खुश रहो, एनर्जी से भरपूर रहो और बेहतर से बेहतर तैयारी करो। और लास्ट में जाते-जाते एक चीज़ ज़रूर बोलना चाहूँगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। जो भाई-बहन चैनल में पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दीजिए अपने भाई को इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच। दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए एक्स आर्मी सोल्जर को डिफेंस की सबसे सटीक और सबसे आसान भाषा में जानकारी के लिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे जल्द मिले।